नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें हम बात करने जा रहे हैं स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें प्रोफेशनल एग्जाम्स में, बोथ फॉर द एमबीबीएस एज वेल एज द बीडीएस स्टूडेंट्स। तो इसमें जब फिक्स डोजेज ऑफ अ ड्रग दी जाती हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, कुछ अमाउंट बचा रह जाता है। वो तब तक कंटिन्यू करता है टिल रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पॉइंट पे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज अचीव्ड, जो कि अब वो ड्रग कांस्टेंट रहेगा। अब चाहे आप बार बार दो तब भी कांस्टेंट ही रहेगा। एक बार वो स्टेडी स्टेट पे आ गया देन इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। इसको प्लाटो प्रिंसिपल कहते हैं। कॉन्सेप्ट इसको डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर इसमें पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर एक ड्रग को फिक्स डोजिंग रेट्स पर किया एडमिनिस्टर, तो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अचीव डिपेंड्स ऑन द डोजिंग रेट एंड द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद उपरांत उस 4 to 5 हाफ लाइफ के एक स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अचीव हो जाता है। इसमें समझते हैं, सपोज आपने एक ड्रग इंजेक्ट करी, ड्रग एक्स 100 मिलीग्राम इसका इंट्रावीनस इंजेक्ट कर दिया, 100 मिलीग्राम पहुंच गया, और इसकी एक हाफ लाइफ के बाद ऑब्वियसली बात है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो आधी कम होकर 100 का 50 हो गया। अब ये 100 का 50 होते ही आपने उसी समय 100 और दे दी, तो एक हाफ लाइफ के बाद 100 और देने के बाद 150 हो गई। 100 और दी, 100 + 50 150। फिर एक हाफ लाइफ के बाद 150 की 75, फिर 100 दी 175, फिर उसकी हाफ हो गई 87.5, फिर 100 दी 187.5, फिर हाफ हो गई 93.75, फिर 100 दी 194, मतलब 193.75 को राउंड ऑफ कर दिया, फिर उसकी आधी हो गई 97। अब जस्ट हैंड ऑन, अब आप देख सकते हैं जो ड्रग हमने स्टार्टिंग में दी थी वो कितनी थी, 100, और जो ड्रग 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद आ रही है वो कितनी आ रही है, 94 to 97 की रेंज में। इसका मतलब 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज अचीव। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ड्रॉ दिस डायग्राम इन द एग्जाम। इससे एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस, प्लस आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, सो दिस, आई होप दिस हैज़ मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक 2 डोज स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक होती है लोडिंग डोज, एक होती है मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज बहुत ज़्यादा होती है, लोड कर रहे हैं कोई चीज़, लोड, जैसे आप किसी हार्ड डिस्क के अंदर, जैसे कंप्यूटर, जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 11 लोडेड है, लोड कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर, तो बड़ा भारी सॉफ्टवेयर है वो, कम से कम 10, 15, 20 GB का सॉफ्टवेयर है वो, तो बहुत हैवी अमाउंट में, तो हम लोड कर रहे हैं। तो ऐसे याद रखो, लोडिंग डोज होता है हम लोड कर रहे हैं कोई चीज़, लोड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ही हाई क्वांटिटी ऑफ ड्रग देंगे। ठीक है, और जब मेंटेनेंस, मेंटेन करना है, अब फिगर मेंटेन करना है, अच्छा कमर पतली होनी चाहिए, वो मेंटेन करना है, ठीक है। अब वो मेंटेनेंस हमको रोज इसमें डेली एफर्ट थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कपालभाति प्राणायाम करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो जिम जाना पड़ेगा, ट्रेडमिल करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट फिगर। तो हमको वो रोज़ डेली के एफर्ट थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे, तो मेंटेनेंस रोज ऐसी थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है और धीरे धीरे काम करती है। बट लोडिंग डोज फटाक से देते हैं टू सैचुरेट द टिश्यू स्टोर्स। हम चाहते हैं फटाक से सारे के सारे टिश्यू सैचुरेट हो जाए और ड्रग जल्दी से खून के अंदर, ब्लड के अंदर पहुंच जाए। इसको जनरली इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिकली उन ड्रग्स में यूज़ करते हैं इनका वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है, जिनको हम पहले एग्जांपल्स आपको मैं डिस्कस करके बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन, क्लोरोक्विन, इनका वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है। डिजॉक्सिन, अब एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर एक इमरजेंसी है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट होता है 350 से 500 बीट्स पर मिनट, पेशेंट मर सकता है, इतना इरेगुलर हार्ट बीट पर। एट्रियल फ्लटर थोड़ा सा माइल्डर होता है, इसमें भी हार्ट रेट अराउंड 200 से 300, 350 रहता है, तो पेशेंट मर सकता है। तो ऐसी इमरजेंसी में हम लोग बहुत ज़्यादा डिजॉक्सिन देंगे ताकि वो फटाक से हार्ट को सैचुरेट कर दे, और हार्ट को सैचुरेट करके जल्दी से फटाक से वो यू 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 क्विक 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 हमको चाहिए रिस्पॉन्स, ब्लड के अंदर आ जाए। ठीक, तो पहले तो एक लार्ज डोज दे दी, फिर उसके बाद मेंटेन करने के लिए हमने स्मॉलर डोजेस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है लोडिंग डोज का, वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो हमको अचीव करनी है। मेंटेनेंस डोज का क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन लोडिंग डोज एंड
लोडिंग डोज डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस डोज डिपेंड्स ऑन द क्लियरेंस। एग्जाम्पल्स मैंने बताया डिऑक्सिन, क्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक होगी, ठीक है। क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। अब बात करते हैं प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्रग एक्शन। भला हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं? सबसे पहले सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, ठीक है। सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, स्पैंस्यूल्स और सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स। डिफरेंस समझिए, स्पैंस्यूल इज सस्टेन रिलीज कैप्सूल और दूसरे होते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। फिर कैप्सूल्स हो सकते हैं, ड्रग पार्टिकल्स आर कोटेड विद रेजिन या प्लास्टिक मटेरियल्स। पेरेंटरल में सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग इन इनसॉल्युबल फॉर्म इज गिवन। जैसे कि हमने बेंजाथीन, पेनिसिलिन या लेंटे इंसुलिन दे दिया। दीज आर लॉन्गर एक्टिंग प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड इंसुलिन रिस्पेक्टिवली। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, इंसुलिन आप सबको पता है टाइप 1 डायबिटीज़ में दी जाती है। या फिर हम ऑयली सोल्यूशन की तरह देते हैं, फिर वो ज़्यादा देर तक रहती है। डिपोट मतलब बहुत बड़ा डिपो, स्टोर, जैसे फ्यूल टैंकर्स होते हैं, पेट्रोल के डिपोट होते हैं, पेट्रोल के टैंकर भरे होते हैं वैसे। फिर पेलेट इम्प्लांटेशन, सिलास्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स, जिसकी फ़ोटो भी आपको दिखाई थी। तो ये कपल ऑफ डेज से महीनों तक, इवन सालों तक चल सकते हैं, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ अ वेसो कंस्ट्रिक्टर जैसे कि एड्रेनलिन ऑल्सो डिलेज अब्जॉर्प्शन। जब एड्रेनलिन को हम लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ क्यों देते हैं? रैशनल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डिस्कस किया जाएगा जब मैं लोकल एनेस्थेटिक्स की बात करूँगा। फिर ट्रांसडर्मल ड्रग जो मैंने आपको बताया था, ऐसे यहाँ पे हटाया और यहाँ पर एज अ बैंडेड यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। डेल्टॉइड में जो दिया, यहाँ पर मैस्टॉइड में कान के पिछू यहाँ पे स्कोपोलामीन के पैचेस मोशन सिकनेस के लिए, ठीक है। सो दे आर गिवन फॉर प्रोलॉन्ग्ड अब्जॉर्प्शन। देन या तो हम ये कर लें या फिर हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? ड्रग कंजीनर्स आर स्लोली रिलीज इन द फ्री एक्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल सल्फाडॉक्सिन विच इज़ अ एंटीबायोटिक, ठीक है। सल्फोमेथॉक्साजोल ग्रुप ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे सल्फोमेथॉक्साजोल भी एक सल्फा ड्रग होती है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ सल्फा ड्रग्स, ठीक है। सल्फाडॉक्सिन, सल्फोमेथॉक्साजोल, सल्फासालिजीन, सल्फाडाइजीन, ये सब सल्फा ड्रग्स होते हैं। फिर बाय रिटार्डिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, किसी केमिकल मॉडिफिकेशन से हमने उसका डिस्ट्रक्शन थोड़ा धीरे कर दिया, मेटाबॉलिज्म उसका थोड़ा स्लो कर दिया। एग्जाम्पल्स, एडिशन ऑफ एथेनाइल ग्रुप टू ईस्ट्राडियोल मेक्स इट लॉन्गर एक्टिंग। बहुत कॉमनली यूज होता है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में। एथेनाइल ईस्ट्राडियोल इज एन इंटीग्रल पार्ट। आपको पता है ओसीपीज के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टिन और एक होता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन में एथेनाइल ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टिन में लीवोनॉर्जेस्ट्रल इज वेरी कॉमनली यूज्ड। फिर एलोपेरिनॉल इनहिबिट्स द डिग्रेडेशन ऑफ 6-mercaptopurine विच इज एन एंटी कैंसर ड्रग, और एलोपेरिनॉल को क्रॉनिक गाउट में देते हैं। फिर राइटोनोविर, बेसिकली दिस इज अ प्रोटीएज इनहिबिटर, एंटीवायरल ड्रग होता है, इसको एड्स में दिया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट बूस्ट्स द एक्शन ऑफ अटाजानाविर एंड लोपिनाविर, ठीक है। इन मेडिसिन को हम लोग हेपेटाइटिस बी में देते हैं, अटाजानाविर एंड लोपिनाविर। फिर सिलास्टैटिन प्रोटेक्ट्स इमीपेनिन। इमीपेनिन इज बेसिकली अ कार्बापेनिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। सिलास्टैटिन इसको प्रोटेक्ट करता है बीइंग डिग्रेडेड इन किडनी। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स। और लास्ट हमने मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर लिया, मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड कर दिया, एक्सक्रीशन को रिटार्ड कर दिया, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज कर दी, या फिर हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट में हमने ओरल या पेरेंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ऐसा बनाया कि हम वो सस्टेन रिलीज करें। तो 4 तरीके हैं प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्रग एक्शन के, 4 तरीके। सबसे पहला, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करके हम उसको ओरल या पेरेंटरल से सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन देंगे। दूसरा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ा करके करेंगे। तीसरा, मेटाबॉलिज्म के रेट को हम डिक्रीज कर सकते हैं। चौथा, एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर सकते हैं, रिटार्डिंग द रेट ऑफ एक्सक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन बीइंग एन एक्टिव प्रोसेस कैन बी सप्रेस्ड बाय कंपीटिंग सब्सटेंस लाइक प्रोबेनिसिड, जिसको हम लोग गाउट में देते हैं। इट प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, जो मैंने बताया था, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, दीज आर पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। So this finishes pharmacokinetics. I hope you had a fun time. I had a really
lovable time spending with you, and I thoroughly enjoyed myself. See you in the next brand new episodic series of Pharmacodynamics, another dynamic chapter. See you soon. Okay, signing off. Bye bye.